नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर 5th का। यानी कि कॉमर्स में जो ईएफएम सब्जेक्ट है उसके माइनर पेपर का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो जिस भी स्टूडेंट का जो माइनर पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए ये क्लास खास है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पेपर की वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसी क्लास को सपोर्ट करती हुई एक और क्लास है जिसको हमने जर्नी ऑफ एसडीजीज नाम दिया है, क्योंकि आपकी यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड वह किससे संबंधित है, टोटल और टोटल एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है। तो सेपरेटली हमने एक छोटी सी क्लास एसडीजी के लिए आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन दोनों क्लास को आप डेफिनेटली एक बार जरूर देखिए और उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस क्वेश्चन आंसर क्लास को देखिए। आपकी तैयारी को 100% होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दैट मीन्स आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी और पहली बार ही सेमेस्टर 5th का पेपर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं आएगा, एकदम मॉडरेट लेवल का सा ही पेपर आएगा। तो आपके लिए ये क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। और पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी है जहाँ पे सेम 5th के फोल्डर में आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन ए के साथ। पहला ही क्वेश्चन है सेक्शन ए में यूनिट फर्स्ट का, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपका ये जो पेपर है यानी कि टाइटल यदि आपके समझ में आता है उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, हम यहाँ पे प्रेजेंट में जी रहे हैं और आगे आने वाली हमारी फ्यूचर की जनरेशंस होगी। तो प्रेजेंट में हमारी कई तरीके की नीड है और उन नीड्स को हम एनवायरनमेंट के थ्रू या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज से हम हमारी ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आज हमारी जो प्रेजेंट की नीड है, हम उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि वो रिसोर्सेज आगे आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो सके, बचे रह सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही है कि हम हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करें ताकि फ्यूचर की आवश्यकताओं के साथ हमें कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। उस ग्रोथ को हम सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका ये पेपर 70% आपका माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि बीमारी तब तक बीमारी का इलाज नहीं होता जब तक हमें बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो बीमारी का पकड़ में आना ही बीमारी का क्या है, इलाज है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। क्या होता है सतत विकास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स बाय बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित किए हुए, तथा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाता है। यानी कि आज हमारी जो ग्रोथ है, हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन रहा है। यानी कहने का मतलब कहीं न कहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो गया। सामाजिक विकास भी हमने हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को सबको अच्छा कर लिया। लेकिन क्या हो हमने पर्यावरण संरक्षण किया? हर तरफ गंदगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हमारे सामने इश्यूज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे सोशल ग्रोथ में और पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में या कंजर्वेशन में बैलेंस करते हुए हम जो डेवलपमेंट करते हैं, उस डेवलपमेंट का क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन इंटरजनरेशनल इक्विलिटी इक्विटी यानी कि अंतर पीढ़ी समानता समझाइए। यानी वही हमारी प्रेजेंट की पीढ़ी यानी कि प्रेजेंट में जनरेशन जो अभी हम हैं और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन, दोनों की आवश्यकताओं को हम क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, उसे इंटरजनरेशनल इक्विटी कहते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी मीन्स दैट फ्यूचर जनरेशंस हैव इक्वल राइट्स over natural resources and the environment, and present generation must use resources responsibly। अंतरपीढ़ी समानता का अर्थ हुआ कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनका भी प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर समान अधिकार है जैसा हमारा है, तथा वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे सामने जंगल खड़ा है बस सारे जंगल को काट दो, हम ही है अब यहाँ यूज करने वाले, नहीं। इस जंगल पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी क्या है, बराबर अधिकार है। तो हमें इन रिसोर्सेज को जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी कि सावधानी सिद्धांत क्या है? द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एनवायरमेंटल हार्म
should be prevented even if full scientific evidence is not available to avoid irreversible damage. यानी सावधानी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण न होने पर भी पर्यावरणीय नुकसान से बचाव किया जाना चाहिए ताकि अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक साइंटिफिक एविडेंस हो तभी हम माने कि नहीं इस बात से पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर हमें लग रहा है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स हमें उसको बचाना चाहिए और हमें इस तरीके का कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिसकी हम क्षति पूर्ति नहीं कर सके। उसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं। मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सततता के घटकों का उल्लेख करो। Sustainability has three components: environmental sustainability, economic sustainability, and social sustainability, which are interdependent and must function together। यानी कि सततता के तीन घटक है: पर्यावरणीय सततता, आर्थिक सततता और सामाजिक सततता, जो कि एक दूसरे पर निर्भर है और साथ साथ में कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण क्या है। The triple bottom line approach evaluates development on three dimensions: people, planet, and profit, ensuring social justice, environmental protection, and economic viability। यानी कि जो ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण है वो विकास के तीन आयामों को बताता है, जिसमें पहला पी का मतलब हुआ पीपल, सेकंड पी दैट मीन्स अपना प्लेनेट, एंड थर्ड पी दैट मीन्स प्रॉफिट पर परखता है, जिससे सामाजिक न्याय यानी कि जो पहला पी है यानी कि पीपल है वो सामाजिक न्याय की बात करता है, प्लेनेट वो हमारे पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और प्रॉफिट वाइबिलिटी बात करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या वाइबिलिटी की, यानी कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसको ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसजी फैक्टर्स, यानी कि डिफाइन ईएसजी फैक्टर, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, क्या होता है ईएसजी फैक्टर। ईएसजी फैक्टर रेफर्स टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया used to assess sustainability, ethical impact, transparency and accountability of organizations and इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि ईएसजी कारक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी मापदंड है जिनमें संगठनों और निवेशों की सततता, नैतिक प्रभाव, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ आईसीटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास में आईसीटी की भूमिका बताइए। आईसीटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सर्विस डिलीवरी, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई गवर्नेंस एंड इफेक्टिव रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यानी आईसीटी दक्षता, पारदर्शिता, सेवा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बेहतर बनाकर सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। दैट मीन्स आईसीटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक क्रूशियल या वाइटल रोल होता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड जो कि रिलेटेड आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो कि 1 से लेकर 6 तक यूनिट सेकंड में है और 7 से लेकर 17 तक आपके यूनिट थर्ड में है। एसडीजी क्या है? एसडीजी इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे ब्रिंटलैंड कमीशन कहा गया, ब्रिंटलैंड उसको कॉन्फ्रेंस कहा गया। उसके बाद सस्टेनेबल का एक अप्रोच आया और उसको 2015 से ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 1 जनवरी 2016 से वो इन्फोर्स में हुए, जो कि 2030 तक होंगे। 1 जनवरी 2015 से लेकर 30 तक को हमने 20 से लेकर 2030 को एक्शन ऑफ डिकेड कहा गया है। तो इस तरीके से हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली क्लास है उसमें हमने इसको सारी चीज़ों को बारीकी से डिस्कस किया है, वहाँ से आपको ज़रूर वो देखना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एसडीजी क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा। एसडीजी आर 17 गोल्स, global goals adopted by the United Nations in 2015 to achieve balanced economic, social and environmental development by 2030। यानी कि सतत विकास के 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक संतुलित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए अपनाया गया है। इसमें हमारे 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स है। ठीक है, एसडीजी कितने हैं? 17 और इसके अंदर 169 टारगेट्स है, तो इन चीज़ों को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर एसडीजी इंट्रोड्यूस, यानी कि एसडीजी क्यों शुरू किए गए। एसडीजीज वर इंट्रोड्यूस टू एड्रेस पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द इंटीग्रेटेड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यानी कि एसडीजी गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण
और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकीकृत और दीर्घकालीन विकास ढांचा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए। यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे सारे इश्यूज आ रहे हैं, इन सारे इश्यूज को ग्लोबल लेवल पे सारे देश एक जगह मिलकर एकजुट होकर इनके बारे में क्या करें, विचार करें और इनको उस अकॉर्डिंग इन इश्यूज को कंप्लीट करें या इनको सही करे, उसके लिए एसडीजीज इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम एमडीजी टू एमडीजीएस सॉरी एमडीजीज एंड टू एसडीजीज, यानी कि एमडीजीज से एसडीजीज में एक परिवर्तन क्या है। यानी कि जो पहले एसडीजी से पहले चल रहे थे वो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से चलते थे, बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। The transition from MDGs to SDGs expanded development goals from limited targets to a universal, inclusive framework covering economic, social and environmental dimensions. एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन ने सीमित लक्ष्यों से आगे बढ़कर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को समाहित करने वाला सार्वभौमिक ढांचा प्रदान किया। एमडीजीज भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूएनडीपी इन एसडीजीज, यानी कि एसडीजीज में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, शायद की भूमिका समझाइए। यूएनडीपी सपोर्ट्स एसडीजी अचीवमेंट बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। यानी कि यूएनडीपी तकनीकी सहायता देकर, नीति परामर्श देकर, क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर आपकी जो प्रोग्रेस हुई उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग या निगरानी के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसडीजी इंटीग्रेशन, यानी कि एसडीजी एकीकरण क्या है। एसडीजी इंटीग्रेशन मींस इनकॉर्पोरेटिंग एसडीजीज इनटू नेशनल पॉलिसीज, प्लानिंग, बजटिंग एंड गवर्नेंस सिस्टम टू एंश्योर कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि एसडीजी एकीकरण का अर्थ है कि एसडीजीज के अकॉर्डिंग हमारी राष्ट्रीय नीतियां बने, हमारी योजना बने, हमारा बजट बने और हमारी जो शासन प्रणाली है वो सारी एसडीजीज के अकॉर्डिंग या हमारी इन सारी चीज़ों में एसडीजी का क्या हो, शामिल करना, और ताकि वह और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम प्राप्त कर सके और समन्वित तरीके से उनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन हो सके, उसे कहते हैं एसडीजी इंटीग्रेशन। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, उनके अकॉर्डिंग हम क्या बनाए, हमारी प्लानिंग बनाए, तो हम ये कहेंगे ये एसडीजी का इंटीग्रेशन कहा जाएगा। जैसे अभी आपको पता है कि पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, जो कि 2017 में हमारे 5 ईयर प्लान यानी कि जो 12वां 5 ईयर प्लान था वो कंप्लीट हो गया था 2017 में। और हमारा जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया था, फॉर्म हो गया था। और जो एसडीजीज है वो 1 जनवरी 2016 से इन्फोर्स हो गए थे। तो दैट मीन्स जो हमारी नीति आयोग है, वो नीति आयोग एसडीजीज के लिए क्या है, सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। और नीति आयोग का आपको भी बताया कि नीति आयोग 15 साल के विजन पे काम कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चल रहा है, जो कि सारी की सारी किसके अकॉर्डिंग है, एसडीजी के अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स ये क्या कहा जाएगा, एसडीजी का इंटीग्रेशन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसडीजी 1, यानी एसडीजी 1 क्या है। पूरे 17 है, आपको 17 के 17 के नाम याद होने ही चाहिए, एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एसडीजी 1 एम्स टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर बाय एंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। यानी कि एसडीजी 1 का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन करना। दैट इज द एसडीजी 1। यानी कि एसडीजी 1 किससे रिलेटेड है, गरीबी के उन्मूलन से रिलेटेड है। मेंशन की इंडिकेटर ऑफ एसडीजी 1 टू 6 इन इंडिया, यानी कि भारत में एसडीजी 1 से लेकर 6 के प्रमुख संकेतक बताइए। ये इंडिकेटर्स इंक्लूड poverty ratio, nutrition levels, health outcomes, literacy rates, gender equality and access to clean water and sanitation। यानी प्रमुख संकेतकों में गरीबी अनुपात, पोषण स्तर, स्वास्थ्य परिणाम, साक्षरता दर, लैंगिक समानता एवं स्वच्छ जल व स्वच्छता तक पहुंच शामिल है। ये सारे की सारी बातें किसकी है, एसडीजी 1 से लेकर 6 तक के गोल्स की बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर, जो कि मैंने कहा आपकी एसडीजी से रिलेटेड है, जो कि 7 से 17 है। यानी 1 से लेकर 17 अगर आपके एसडीजी याद है तो बल्ले-बल्ले है आपका 50% सिलेबस से। 1 से लेकर 17 गोल्स का ही है, तो 50% सिलेबस का मतलब क्या होता है, एग्जाम में अटेम्प्ट देखो, ये एग्जाम की 70% अटेम्प्टिंग आपकी करवाने वाली है ये 2 यूनिट, तो आपके 1 से लेकर 17 गोल्स याद होने ही चाहिए। व्हाट इज द फोकस ऑफ एसडीजी 7 टू 17, यानी कि एसडीजी 7 से 17 के मुख्य फोकस क्या है। इट फोकस ऑन
क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गुड गवर्नेंस, पीस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण, सुशासन, शांति और वैश्विक साझेदारी पर इनका ध्यान क्या है, केंद्रित है, या यूं कहे इनसे संबंधित ये गोल्स है। व्हाट इज एसडीजी 7, यानी कि एसडीजी 7 क्या है? SDG 7 aims to ensure access to affordable, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी कि सात का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब आपने देखा होगा आजकल जो ग्रीन एनर्जी है या यूँ कहें सोलर है, उनकी बातें बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? एसडीजी के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी की बात करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एसडीजी 8। 8 को समझाओ। एसडीजी 8 प्रमोट्स सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यानी कि जो 8 है, एसडीजी 8 है, वो समावेशी और सतत आर्थिक विकास के साथ सभी के लिए उत्पादक और सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। व्हाट इज एसडीजी 11? 11 क्या है? एसडीजी 11 एम्स टू मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल बाय इम्प्रूविंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन सर्विसेज, यानी कि 11 का उद्देश्य है आवास, परिवहन, शहरी सेवाओं में सुधार सुधार कर शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाने से संबंधित है। एसडीजी 13, 13 की परिभाषा दीजिए। 13 फोकसेस ऑन टेकिंग अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट, यानी कि जो एसडीजी 13 है वो जलवायु परिवर्तन और नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कार्यवाही पे क्या है, केंद्रित है। व्हाट इज एसडीजी 16, यानी 16 क्या है? एसडीजी 16 प्रमोट्स पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी 16 शांति, न्याय, विधि का शासन और मजबूत व जवाबदेही संस्थानों को बढ़ावा देता है। मेंशन इंडिकेटर्स ऑफ एसडीजी 7 टू 17 इन इंडिया, यानी कि भारत में 7 से 17 एसडीजी के संकेतक बताइए। इंडिकेटर्स इंक्लूड एनर्जी एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। संकेतकों में ऊर्जा तक पहुंच, रोजगार की गुणवत्ता, अवसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण, शासन की प्रभावशीलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने 1 से लेकर आपकी जो 17 के गोल्स हैं, वो मैं एक साथ पूरी लिस्ट बनाकर लेके आ गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आप यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ी देर स्क्रीन को रोक देता हूँ। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक-एक को पढ़ता हूँ। आपको ये नाम याद होने चाहिए। आपके ये नाम आप चाहे कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी तरीके से आप इसको याद कर लो। आपके याद होने का मतलब है 2 यूनिट आपकी क्या हो गई, इसी से कंप्लीट हो गई। देखो एसडीजी 1 किससे रिलेटेड है? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का अंत। सेकंड ज़ीरो हंगर, यानी भुखमरी का अंत। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्ता शिक्षा। फिफ्थ जेंडर इक्विलिटी, यानी लैंगिक समानता। सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास से संबंधित है। नो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग नवाचार और अवसंरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड टेंथ रिड्यूस इनइक्विलिटीज, यानी असमानताओं में कमी। 11th is related to sustainable cities and communities, सतत शहर और समुदाय। 12th is related to responsible consumption and production, यानी कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से। 13 is related to climate action, जलवायु कार्रवाई। 14 लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जल के नीचे जीवन। जल के नीचे जीवन का मतलब है जल में रहने वाली अपनी एक्वाटिक लाइफ की बात करता है। 15th इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड, यानी स्थल पर रहने वाले जीवन की। इसमें सिर्फ मानव ही नहीं है, बाकी अदर क्रीचर्स भी इन्वॉल्व है। 16 इज रिलेटेड टू पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। एंड 17 इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप्स और दी गोल्स, यानी कि इन लक्ष्यों के लिए, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको साझेदारी करनी पड़े, चाहे अदर कंट्री हो, अदर कुछ और इंस्टीट्यूशन हो, तो उनकी बात 17 में हुई है। तो आई होप आपको ये 17 लक्ष्य आप रट रट लोगे, या कुछ भी आप इसको कर लोगे। मेरा ये कहना है कि आपको ये याद होने चाहिए। यूनिट 4th में अपन चलते हैं रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट से। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदार उत्पादन क्या है?
Responsible production means producing goods with minimal environmental impact while ensuring efficient resources use and social responsibility। यानी कि जिम्मेदार उत्पादन का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना तथा संसाधनों का कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना। यानी कि आपने जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री की चिमनी और चिमनी से निकलने वाला धुआं है, धुआं आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या आप रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हो? जी, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब आपका जो काम हो रहा है, उससे निकलने वाला रसायन मान लो, चाहे निकलने वाला गैस मान लो या इसमें काम करने वाले मज़दूर या एम्प्लॉयी को मान लो या कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड जिसकी वजह से पर्यावरण को, समाज को, इंडिविजुअल को नुकसान होता है, वह नुकसान क्या हो, कम से कम हो, न्यूनतम नुकसान हो, उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइंडफुल कंजप्शन। सचेत उपभोग की परिभाषा। माइंडफुल कंजप्शन रेफर्स टू कॉन्शियस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू रिड्यूस वेस्ट एंड एनवायरमेंटल हार्म। यानी कि सचेत उपभोग का अर्थ हुआ अपशिष्ट और पर्यावरणीय क्षति को कम करने हेतु वस्तुओं और सेवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करना। अब हमने अभी बात करी फैक्ट्री के लिए कि उनको रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है, उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया और ये प्रोडक्ट आ गया। कोई भी चिप्स का पैकेट मान लो, आपने इस चिप्स को खाया और इससे रेपर को ऐसे फेंक के आ गए। तो क्या आपने माइंडफुल कंजप्शन किया? जी, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब आप जो कंज़्यूम कर रहे हो, उस कंजप्शन से आपको इधर-उधर कचरा नहीं फेंकना है। उस कंजप्शन से भी किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, दैट इज़ नोन एज़ द माइंडफुल कंजप्शन। यानी कि जहाँ तक हो सके चीज़ों को रिसाइकिल करो, जहाँ तक हो सके चीज़ों को रीयूज़ करो और जहाँ तक हो सके चीज़ों को सही तरीके से डिस्पोज़ करो, दैट इज़ नोन एज़ द माइंडफुल कंजप्शन। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि आपने नोटों पे हमने छपा दिया स्वच्छता की ओर एक कदम, तो फिर पीएम का ही काम होगा कि मोदी जी करेंगे सफाई, नहीं। नागरिकों का कर्तव्य है, दैट इज़ नोन एज़ द सिविक सेंसेस। तो माइंडफुल कंजप्शन हमारे सिविक सेंसेस की बातें करता है कि हम वस्तुओं का कम से कम वेस्टेज करें और पर्यावरण को नुकसान कम से कम करें। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज़ रिस्पांसिबल कंजप्शन नेसेसरी? जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग क्यों आवश्यक है? Responsible consumption is necessary to conserve natural resources, reduce pollution, manage waste, and promote a sustainable lifestyle। यानी कि जिम्मेदार उपभोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण और अपशिष्ट में कमी तथा सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए क्या है आवश्यक है। चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे पोल्यूशन को कम करने की बात हो या कचरे को सही ढंग से मैनेज करने की बात हो और जो हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करने की बात हो, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब आती है बात रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट यानी कि जिम्मेदारीपूर्ण निवेश की। रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कंसीडर्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स अलोंग विद फाइनेंशियल रिटर्न्स व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि जिम्मेदारीपूर्ण निवेश वह है जिसमें निवेश निर्णय लेते समय वित्तीय लाभ के साथ साथ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन कारकों पर भी क्या किया जाना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई इन्वेस्ट किया और आपको सिर्फ आपने उसमें अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न देखा, यानी कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, यानी कि पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, सिर्फ वो बात नहीं करनी। आपको ये भी देखना है कि इससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो सकता है या एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है एंड हमारी गवर्नेंस के लिए इसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इन तीनों फैक्टर को भी इंक्लूड करना इट इज़ नोन एज़ द रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स। यानी ग्रीन बॉन्ड क्या है, इनको हरित बॉन्ड भी कहते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। यानी कि ग्रीन बॉन्ड वे वित्तीय साधन है जो नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाते हैं। यानी कि जो भी ग्रीन एनर्जी की बात करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करती है, उन इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, जब पैसा चाहिए, लोन चाहिए या यूँ कहें फंड चाहिए, तो वो जो बॉन्ड इश्यू करती है, यानी कि कहने का मतलब मान लो कोई सोलर एनर्जी वाली कोई कंपनी है, उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए तो और कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है। बॉन्ड का मतलब होता है मान लो ऋण पत्र, मान लो डिबेंचर इश्यू करती है, यानी कि जिससे लोन लिया जाता है। तो क्योंकि सोलर कंपनी है दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, तो इसने जो फंड अरेंज करेगी मार्केट से राइज लेगी, तो वह क्या जारी करेगी, ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। ग्रीन बॉन्ड का मतलब यही है कि ये वो वाली कंपनी है जो पर्यावरण के लिए काम करती है या पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली होकर काम करती है या इसका जो काम है वो सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग का है, तो वो वाली चीज़ें क्या कही जाती है, ग्रीन बॉन्ड कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट्स आर
ट्रेडेबल परमिट्स रिप्रेजेंटिंग द रिड्यूसिंग ऑफ 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, यानी कि कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण है जो कि 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है। यानी कार्बन क्रेडिट होता क्या है? कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि अ, एक वो चीज़ की आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उससे कोई कार्बन रिलीज होता है, उसका कई तरीके का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ चीज़ों का। तो एक सर्टिफिकेट होता है कि आप इतना 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या ला सकते हो, कमी लाने की बात करता है। तो आपकी कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, यानी कि जीआरआई क्या है? GRI provides international standards for sustainability reporting, enabling organizations to disclose environmental, social and economic impacts ट्रांसपेरेंटली। यानी कि जीआरआई सततता रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करता है जिससे संगठन अपने पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को पारदर्शी रूप से प्रस्तुत कर सका। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूँगा, बेवजह ही क्लास खामखा लंबी हो जाएगी। पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अवेलेबल रहेगी, जहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे। मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, पहली बार सेम फिफ्थ होने जा रहा है यूनिवर्सिटी की ओर से, तो हमारे पास कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी नहीं है जिनका हम रिव्यू कर सकें। तो एक सिलेबस के आधार पे किस तरीके के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछ रही है, उन्हीं को माइंड में लेके ये सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। तो थोड़ा-सा इनको देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा क्या है? इसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, तो आप इसके उद्देश्य भी बता पाओगे और इसकी कॉन्सेप्ट को भी। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करो। एंड एक्सप्लेन द ट्रिपल बॉटम लाइन एंड टीबीएल अप्रोच क्या है? इसको जरूर याद रखना। पी फॉर प्लेनेट, पी फॉर पीपल एंड पी फॉर प्रॉफिट वाइबिलिटी। दैट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी टीबीएल अप्रोच कहा जाता है, पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी। इसको अगर आपको समझना है तो जर्नी ऑफ एसडीजी वाली क्लास आपको देखनी है। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी महज, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेन द ट्रांजिशन ऑफ एमडीजी टू एसडीजी, यानी कि एमडीजी से एसडीजी में जो ट्रांजिशन हुआ इसको भी आपको समझना है। जर्नी ऑफ एसडीजी में देख पाओगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूएनडीपी इन अचीविंग एसडीजी, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एसडीजी 7 टू 17। नेक्स्ट है 8 9, यानी अब यहाँ पे इंडिविजुअली आपसे पूछा जा सकता है 13 को 15 को समझाओ या फिर 10 को 11 को समझाओ। 4th यूनिट में एक्सप्लेन रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड माइंडफुल कंजप्शन। एक अच्छा ये सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन सोशल रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड जीआरआई। जीआरआई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, विद आंसर आपके सामने रखे हुए हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके लिए एक वो फाउंडेशन का काम करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये थी अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पेपर है आपका इम्पोर्टेंट माइनर पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। और बाकी ये 2 क्लास आपको ज़रूर एक बार विजिट करनी चाहिए, और होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप कमेंट वगैरह करके बताया करें कि कैसी क्लास जाती है। और एग्ज़ाम देकर आने के बाद आपसे ये है कि आप यहाँ आकर ज़रूर कमेंट करना कि हाँ सर, आपकी क्लास में हमें ये बेनिफिट मिला या फिर आपकी क्लास से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो दोनों ही तरीके की चीज़ हमारे बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जो कमेंट करके कहोगे तब हम और भी ज़्यादा रिसर्च करके आपके पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लास्ट मिनट में आपके लिए कुछ सामान लेके आ सकें, तो ये वही एक प्रयास है। तो होप आपको क्लास ठीक लगी होगी। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।